कोई फर्क नहीं पड़ता, बाढ़ में जाए, जो होगा देखी जाएगी। अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर है, कोई चांस ही नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट खराब आ जाए। अब जैसे ये मान लो तुम्हारे नोट्स हैं, ठीक है, अब तुम अपने एग्जाम से पहले इसको अपने पूरे दिमाग में बिठा सकते हो और तुम बिल्कुल नहीं भूलोगे। ये मुझसे लिखवा के ले लो, बस शर्त ये है कि तुम्हें इसको सिंसियरली अप्लाई करना पड़ेगा। तुम्हारे और तुम्हारे जो सबकॉन्शियस के बीच में जो बहुत सारी लेयर्स होती है ना, कॉन्शियस माइंड में सारे विचार आते हैं जो तुम सोचते हो, जिसकी वजह से तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होती है। वो जब हट जाता है तो सबकॉन्शियस में डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट सीप इन कर जाता है। और कई बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि बार बार देखने से या बार बार लिखने से वो चीज दिमाग में बैठती है। नो माय बेबी, इतने जाहिल माँ बाप है भाई, माफ करना अगर कोई ये पेरेंट्स देख रहा है, तुम इतने जाहिल माँ बाप हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो अपना रिजल्ट किसी और वजह से खराब करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा घबराए रहते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं है, पढ़ रहे हैं, लेकिन घबराहट के अंदर, घबराहट की वजह से वो अपना रिजल्ट खराब कर देते हैं। कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो अलग रीजंस की वजह से अपना रिजल्ट खराब करते हैं। इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, चाहे तुम एवरेज हो, चाहे तुम बिलो एवरेज हो, चाहे तुम बहुत ही घटिया बच्चे हो, चाहे तुम क्लास के टॉपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली चीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ भी नया पढ़ना बंद कर दो। नया पढ़ने से अब कुछ भी नहीं होगा। क्यों? इसका एक रीजन है। सबसे पहली बात तो साइकोलॉजिकली तुमको बहुत वीक महसूस होगा, क्योंकि जब तुम कुछ नया पढ़ने जाओगे तो उसको तुम्हारे दिमाग में छापने में बहुत टाइम लगता है। जितने भी बच्चे मुझे पहले से सुनते आ रहे हैं, न्यूरल कनेक्शंस के बारे में मैं हमेशा बात करता हूं। उसका न्यूरल कनेक्शन बनाना, न्यूरल पैटर्न बनाने में बहुत वक्त लगता है, और उसकी वजह से तुमको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है कि मुझे ये याद क्यों नहीं हो रहा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी तो वेटेज ज्यादा है। तुम उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हो, और जब वो चीज तुम्हें याद नहीं होती है, वो याद क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हारे अंदर स्ट्रेस है। और जब भी तुम अंडर स्ट्रेस होते हो और बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हो, तो तुम चीजों को ढंग से अपने दिमाग के अंदर नहीं बिठा पाते। ठीक है, सबसे पहले तो मन शांत होना चाहिए, और वो टाइम अब नहीं है कि तुम अपने आप को पैनिक सिचुएशन में लेके आओ। पैनिक नहीं करना है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर आप पैनिक करते हो किसी भी वजह से, तो आपका रिजल्ट खराब आएगा ही आएगा। क्योंकि मैं ये बार बार बोल चुका हूं, आप अपने सिलेबस की वजह से मार्क्स अच्छे नहीं लाते, आप अपने कॉन्फिडेंस और अपने एकाग्र मन की वजह से और अपनी स्थिरता की वजह से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाढ़ में जाए, जो होगा देखी जाएगी। अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर है, प्लस आपने अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रखी है, कोई चांस ही नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट खराब आ जाए। ठीक है, इस चीज के ऊपर काम करो। अपना जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, इसके ऊपर काम करो। और वो मेंटल स्ट्रेंथ जो खराब होती है, उसकी सबसे पहली वजह ये होती है कि तुम कुछ नया पढ़ने की कोशिश करते हो। एग्जाम से 2 दिन पहले कुछ नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, नहीं, मत पढ़ो। क्योंकि तुम्हें ना बहुत सारे डर तुम्हारे अंदर आएंगे कि यार मैं नया पढ़ रही हूं, और फिर वो 2-3 चीजें भी हैं, वो मैंने अभी परसों पढ़ी थी, वो भी मैं भूल रही हूं। क्योंकि हमारा मन ऐसे ही काम करता है, हम कुछ नया पढ़ते हैं, फिर वो मन कहीं और भागता है कि यार वो वाला टॉपिक मुझे याद है कि नहीं है। पढ़ रहे हैं नया टॉपिक, लेकिन वो वाला टॉपिक दूसरा वाला रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो उसकी अलग से फट रही है। मतलब फट रही है का स्क्वायर भी हो गया है। समझ रहे हो बात को? जो भी आपने पुराना पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर अपनी पकड़ बनाओ पूरी तरीके से। नया पढ़ने का टाइम नहीं है बेबी। सबसे खतरनाक चीज, मैं अपने बाकी सब्सक्राइबर से तो ये चीज शेयर कर ही चुका हूं, बट जो नए हैं, जो मुझे देख रहे हैं, इनके लिए एक्टिव रिकॉल। अब एक्टिव रिकॉल कैसे करना है, मैं तुम्हें थोड़ा सा ना इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लो जी, ये मान लो मेरे पास ये खाली नोटबुक है। अब जैसे ये मान लो तुम्हारे नोट्स हैं, ठीक है, अब तुम अपने एग्जाम से पहले इसको अपने पूरे दिमाग में बिठा सकते हो और तुम बिल्कुल नहीं भूलोगे। ये मुझसे लिखवा के ले लो, बस शर्त ये है कि तुम्हें इसको सिंसियरली अप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स से ये फिजिक्स के नोट्स हैं, मैथमेटिक्स के नोट्स हैं, साइंस के नोट्स हैं, केमिस्ट्री के नोट्स हैं, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो तुम दुनिया का, ठीक है। अब मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, चाय पी रहा हूँ, और ये मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, और मैं कुछ खास लोगों से शेयर कर चुका हूँ। मान लो मैं चाय पी रहा हूँ, चाय पीते पीते मैं खाली बैठा हूँ, फोन चला रहा हूँ। मत करो ना ये हरकत। जो तुम्हारे नोट्स हैं, उस नोट्स को लेके बैठ जाओ ऐसे हाथ के अंदर, कोई भी पुराना कुछ भी जो तुमको लगता है कि यार ये वाली चीज मैं बार बार भूल रही हूं, ये चीज मैं बार बार भूल रहा हूं, इसको कहते हैं देख करके रिवीजन करना। ये तो पहला लेवल हो गया, जिसके अंदर आप नोट्स लेकर के चाय पीते पीते अपने नोट्स पढ़ रहे हो। किचन के अंदर चाय बना रहे हो, चाय बनाते बनाते एक हाथ में नोटबुक है, बस आप ऐसे ही देख रहे हो। आपको अपने मन को ये नहीं बोलना कि मैं पढ़ रही हूं, ना 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 ना, ये गलती मत कर देना। ये बोलना कि देखते हैं कि मुझे कितना याद है, उससे कॉन्फिडेंस आता है। ये पहला चरण है कि आपको सिर्फ देख करके चीजों को पढ़ना है। नई कोई चीज मत पढ़ो, पुरानी कोई भी चीज उठा करके, कोई पुराना फॉर्मूला, कोई नया टॉपिक, कोई पुराना टॉपिक जो तुमको लगता है कि यार मैं भूल रही हूं बार बार, इसको पढ़ लेते हैं। क्योंकि इसका मैं वजह बताता हूं क्या है। हम क्या करते हैं ना, अपने पूरे दिन के अंदर जितना टाइम पढ़ते हैं, हमको लगता है कि यही हमारे पढ़ने का टाइम है। हम जो बाकी जगह पे टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हम नहीं करते हैं। खाली बैठे हो, घर वालों से बकैती कर रहे हो, ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके इधर उधर की चुगली कर ली, वापस आ जाओ। जब तुम एकांत में बैठे हो ना,
जहां पे तुम फोन नहीं चला रहे हो, सामने कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बैठे बैठे मस्ती में नोट्स खोल लो अपने। इससे क्या होगा, तुम अपने पूरे दिन का लगभग 20 to 30% और ज्यादा रिवीजन में ऐड कर दोगे। कि इससे क्या होगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया 20 से 30% और ज्यादा तुम्हारी रिवीजन की पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम तो छोटे 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 चंक्स होते हैं ना पूरे दिन में टाइम के, उसको तुम ऐसे बर्बाद कर देते हो। उसको तुम ऐसे बर्बाद मत करो। भले ही एक फॉर्मूला तुम चाय पीते पीते सिर्फ एक फॉर्मूला ही पढ़ लो, जैसे स्टैटिस्टिक्स के बहुत तगड़े तगड़े फॉर्मूलाज होते हैं, या लेट्स से तुम क्लास 12th में फिजिक्स में हो, लेंस के फॉर्मूला हैं, या कोई बहुत बड़ा ऐसा फॉर्मूला है जो लंबा है लेंथ में और तुम उसे बार बार भूल जाते हो। जैसे कुछ कंडीशनल फॉर्मूलेज होते हैं, एक तो जनरल फॉर्मूला होता है, उसके अंदर कंडीशंस होती है कि अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री रखेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, ईटा की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वाली कंडीशन आती है। वो बहुत सारे बच्चे उसमें गड़बड़ कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं और फिर रोने लगते हैं, मैं नहीं याद हो रहा। ऐसे मत करो, बस चाय पीते पीते बैठो आराम से और रिलैक्स करो। देखो, कुछ भी नहीं करना है, आपको याद नहीं करना, यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट माई बेबी। आपको बस बैठ करके उसको निहारना है, जैसे एक लड़का एक लड़की को निहारता है बहुत प्यार से क्लास के अंदर, जिसको वो पसंद कर रहा होता है, या अपनी पूरी ज़िंदगी में वो किसी भी लड़की को पसंद करता है, तो जिस तरीके से वो उसको देखता है, उसके बारे में सोचता है, बस ऐसे ही आपको उसको निहारना है, उस फॉर्मूले को देखना है। दैट्स इट। चाय पीते पीते तुम कर क्या रहे हो पता है? तुम बिना अपना थॉट प्रोसेस बीच में लाए, जो कि फिल्टर होता है, जिसकी वजह से तुम्हारी फटी हुई होती है जी। और वो क्यों फटती है? क्योंकि तुम बार बार देख रहे होते फॉर्मूला को, और बार बार अपने रिजल्ट के बारे में, अपनी तैयारी के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में सोचते रहते हो। उस फिल्टर की वजह से क्या होता है, ये जो तुम्हारे साथ ये जो कनेक्शन बन रहा है ना, ये जो मोहब्बत बन रही है, ये जो इंटीमेसी डेवलप हो रही है तुम्हारे और उस फॉर्मूले के बीच में, वो गड़बड़ा जाती है। फिर तुम्हें ऑर्गेजम नहीं आता, फिर तुम बोलते हो मजा नहीं आ रहा। समझने की कोशिश करो मैन, रिलैक्स। जब तुम चाय पी रहे हो कुछ मत सोचो, बस देखो उसको, बस देखो उसको, सिर्फ देखना है। उससे होगा क्या, तुम्हारे और तुम्हारे जो सबकॉन्शियस के बीच में जो बहुत सारी लेयर्स होती है ना, जो कॉन्शियस लेयर है, जो कॉन्शियस माइंड की लेयर है, वो हट जाती है। कॉन्शियस माइंड में सारे विचार आते हैं जो तुम सोचते हो, जिसकी वजह से तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होती है। वो जब हट जाता है तो सबकॉन्शियस में डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट सीप इन कर जाता है। फिर जब तुम इसको बंद कर दोगे ना, तो तुम्हें रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट नो इट। मतलब तुमको पता है कि इसके आगे यही लिखना है। तुम बोलो कि मैंने ये याद तो नहीं किया था, मतलब ऑब्वियसली पहले तुमने बहुत बार उसको याद करा हुआ है, इतनी प्रैक्टिस करी हुई है, बट ये मुझे कैसे याद हो रहा है? बीच में जो फिल्टर है ना कॉन्शियस थॉट प्रोसेस का, उसको हटा दो। वही है सारे फसाद की जड़। वही है जो तुमको मजबूर करता है ये सोचने में कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे तो बोर्ड एग्जाम्स में रिजल्ट नहीं आएंगे, एंट्रेंस कौन सा निकलेगा, चाहे दुनिया में कुछ भी कर रहे हो। ये कॉन्शियस लेयर हटा दो, सब कॉन्शियस में जाने दो उस फॉर्मूला को, करके देखना। और जो ये जिसको रिजल्ट आ जाए भाई, इसी टाइम स्टैम्प पे वापस आके कमेंट में लिख के बताना कि मजा आया, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो मैंने तुम्हें एक लेवल बताया। दूसरा, जब आपको लगता है कि मुझे कोई चीज मैं बार बार उसको याद करने की कोशिश कर रही हूं या कर रहा हूं, बट मुझे वो बात याद नहीं हो रहा है और मुझे उसको बहुत तगड़े से उसको अपने दिमाग में बैठाना है। जैसे कुछ चीजें जो आपको याद होती है, जैसे 7 8 जा 56, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में बहुत गहरे में इतना पड़ा हुआ है, सबकॉन्शियसली तुमने अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया कि तुमको ये फटाफट से तुम्हारे मुंह पे ये आंसर आता है। बट अगर मैं बोलूँ 13 8 जा, नहीं आएगा, है ना। 14 6 जा, नहीं आएगा। हो सकता है किसी ने रट्टा लगा रखा हो तो उसको आ जाए, बट 90% बच्चों को नहीं है, 99% बच्चों को नहीं आया होगा तुरंत याद, क्योंकि आपने अपने दिमाग को उस लेवल पर ट्रेन नहीं किया। अब आपको क्या करना है, इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल में क्या होता है, तुम नहा रहे हो, तुम सुसु कर रहे हो, तुम पॉटी कर रहे हो, तुम अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे गए हो। अब तुमको करना क्या है, जो भी चीज तुमने रिसेंटली पढ़ी है वो इतनी जल्दी दिमाग में बैठती नहीं है। और कई बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि बार बार देखने से या बार बार लिखने से वो चीज दिमाग में बैठती है। नो माई बेबी, योर पेरेंट्स और योर टीचर्स, जिसने भी तुमको ये बताया है, दे आर कंप्लीटली रॉन्ग। दिमाग हमारा कैसे काम करता है, जब हम ब्रूट फोर्स लगाते हैं ना अपने दिमाग के ऊपर, ब्रूट फोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती अपने दिमाग को बोलते हैं कि ये वाला डेटा दिमाग से निकालने की कोशिश कर। अब दिमाग के ऊपर एक मेंटल लोड पड़ता है, दिमाग के ऊपर एक फोर्स लगती है कि यार आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट और रिकलेक्टेड, जो भी मैंने पढ़ा था 2 दिन पहले, जो भी, बट जितना भी जो भी तुम रिकॉल कर पाओ वो जिंदगी भर तुमको याद रहने वाला है। क्योंकि जब आपको कोई चीज याद नहीं आ रही होती है और आप आंखें बंद करके जस्ट इमेजिन कि तुम
चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, खाली बैठे हो, बालकनी में खड़े हुए हो और आंख बंद करके इमेजिन कर रहे हो कि यार फिजिक्स की ना वाली डेरिवेशन एक बार मैं ना रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ से हमने ये वाली एजम्पशन ली थी कि लेट दिस इज इक्वल्स टू 1, उसके बाद यहाँ पे डायग्राम बनाना है, उसके बाद ये वाला स्टेप करना है, फिर डेरिवेशन करना है दोनों तरफ, उसके बाद फिर 3 से दोनों तरफ डिवाइड करना था। फक मुझे याद नहीं आ रहा 3 से डिवाइड करना था, किससे डिवाइड करना था, आई थिंक पाई से मल्टीप्लाई करना था। ये क्या हो रहा है? ये तुम अपने दिमाग के ऊपर जबरदस्ती दिमाग को कह रहे हो कि याद करने की कोशिश कर, और जब तुम ये पूरा प्रोसेस कर लो तब तक एंड तक ना पहुंच जाओ, ठीक है, कुछ स्टेप्स मिस हो जाएंगे, फिर हो सकता है बीच में कुछ स्टेप्स खा जाओ, हो सकता है तुम्हें आगे का स्टेप ही याद ना आए। जब तुम्हें लगे ना भाई आई एम डन, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तुरंत उसी वक्त जाओ और अपने नोट्स का वही हिस्सा खोलो जहां पे वो डेरिवेशन लिखी थी और बैठ करके बस उसको देखो कि क्या था, खत्म, बंद कर दो। अगले दिन तुरंत मत करना ये, क्योंकि अब तो तुमने देख लिया ना, अब तो चीटिंग हो गई, अब तो रिकॉल करोगे तो आ ही जाएगा याद। अब तुमको अगले दिन ये चीज करनी है, या लेट्स से रात को सोते समय। ये काम तब करना है जब आप एक्टिवली उस कॉन्सेप्ट के सामने या उस फॉर्मूले के सामने आपकी आंखें नहीं हैं, क्योंकि अगर आप देख करके रिवाइज कर रहे हो तो फिर रिवाइज करने का मतलब क्या बना। जब आप ऐसे करते हो आपका दिमाग उस चीज को बहुत ही भयंकर तरीके से उसके ऊपर लॉक लगा देता है कि भाई ये चीज तो ढंग से याद रखनी है तुझे, वो भी सील वाला ताला, वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। फिर इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल, यानी कि जब आप नहीं पढ़ रहे हैं तब भी आप उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जिसको आपको लॉन्ग टर्म तक मेमोराइज करना है। अब नेक्स्ट चीज, तुमको जिस चीज का ध्यान रखना है, चाहे तुम एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, फालतू की डिस्कशन बंद कर दो। किसी से ज्यादा किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझना है, जब तुम उसको समझाओगे तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली तुम अपने ब्रेन से भी वो डेटा रिट्रीव कर रहे हो, यानी कि एक तरह से तुम अपने दिमाग को कह रहे हो कि भाई वो वाला डेटा निकाल के ला, और वो निकाल के ला रहा है। दैट मीन्स ब्रेन को ये लगता है कि अच्छा ये वाला डेटा बार बार निकाला जा रहा है या बार बार मुझसे डिमांड की जा रही है इस वाले कॉन्सेप्ट की, इस वाले फॉर्मूले की, दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखता है। ठीक है, इसीलिए तुम देखोगे जिस चीज को तुम बार बार रिवाइज करते हो, रिकॉल करते हो, अपने दिमाग से रिट्रीव करते हो, वो चीज तुमको बहुत अच्छे से जल्दी याद हो जाती है, मतलब बहुत अच्छे से तुम उसको रिकॉल कर पाते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी कहा कि 4 4 16, तो जब तुमको अपने पेपर में मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है तो तुम मल्टीप्लाई भी नहीं करते, 4 4 16 तुमको पहले ही पता है, क्योंकि तुमने उसको बचपन से कितनी बार अपने दिमाग से रिट्रीव करा है। इसलिए चीजें तुमको इसलिए याद नहीं होती क्योंकि तुम अपने दिमाग से उनको रिट्रीव नहीं कर रहे हो। यू डू नॉट रिकॉल थिंग्स बिकॉज यू हैव रिटन इट मेनी टाइम्स और प्रैक्टिस्ड इट मेनी टाइम्स। यू रिकॉल इट परफेक्टली व्हेन यू रिट्रीव इट मेनी टाइम्स। जब आप उसको बार बार अपनी मेमोरी से फेच करते हैं, जितनी बार अपनी मेमोरी से उसको फेच करोगे, दिमाग उतना ज्यादा उसकी एक छाप छोड़ देगा कि भाई ये चीज तो बार बार चाहिए होती है, इस चीज को तो प्रायोरिटी लिस्ट पे रखो। जब तुम खाली बैठे होते हो ना और कुछ भी बकचोदी कर रहे होते हो, अपने मन में कुछ भी सोच रहे होते हो, वो करने के बजाय इस चीज पे ध्यान दो, एक्टिव रिकॉल करो। ठीक है, अगली चीज जो मैंने तुमको बताई कि किसी से फालतू डिस्कशन नहीं करना। इसका रीजन सिर्फ इतना है, बहुत सारे बच्चे ही करते हैं, तेरा कितना हो गया, मेरा इतना हो गया, मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया। भाई अगर सामने वाले बंदे का तुमसे ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा तो तुम्हारी फटेगी। तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे दोस्त ने या क्लास के अंदर 3-4 बच्चों ने या तुम्हारी फैमिली में कोई अगर है जो तुम्हारे साथ का ही है, उसने कितना सिलेबस कर लिया, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात है, बट इसका भी ध्यान रखना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ शिट, ये बोलना और एक्चुअली में अंदर से ये फील करना कि आई डोंट गिव अ शिट, दोनों में बहुत फर्क होता है। सामने से मुंह पे दिखाना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे साबित नहीं हो जाता कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जब आप अकेले में बैठे हैं कि आपकी फटी हुई है, अगर आपकी तब भी फट रही है तो समझ जाना भाई ये ड्रामेबाजी दुनिया को दिखाओ। अकेले में सबको अपनी सच्चाई पता होती है। ठीक है, इसीलिए मत बात करो किसी से, फालतू की डिस्कशंस मत करो। कोई कुछ तुमसे पूछ रहा है, कोई तुम्हें कह रहा है कि मुझे ये टॉपिक समझा दे, तुरंत भागो वहां पे, तो तुरंत, क्योंकि इससे उसका तो फायदा है नहीं है, वो जानेगा, इससे तुम्हारा बड़ा फायदा है। सिग्नल टू नॉइज रेशो के ऊपर ध्यान रखो। अच्छा एक काम करते हैं, सिग्नल टू नॉइज रेशो वाला टॉपिक बाद में रखूंगा, एंड में वो थोड़ा सा आराम से समझाऊंगा। अभी बात करता हूं फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स, जो स्पेसिफिक्स हैं, जो वीक एरियाज हैं उसके ऊपर। जैसे कि मेरा ना ये वाला चैप्टर वीक है, ये क्या बकचोदी है, एक चैप्टर के अंदर तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, भाई किस में वीक है तू? मैं ना इन 2 टॉपिक्स में वीक हूं। अच्छा, ये पूरा ही टॉपिक तुझे नहीं आता? नहीं, मुझे तो आता है, मतलब 60-70% तो मुझे आता है। तो जो 30% नहीं आता वो बोलना कि मुझे इस टॉपिक में 30% नहीं आता। नहीं आता, अबे चूतिए, 30% में से भी क्या नहीं आता? फॉर्मूला नहीं आता, डेरिवेशन नहीं आती, डायग्राम नहीं आता, क्या नहीं आता? उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करो
और स्पेसिफिक्स पे ध्यान दो, क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, कुछ चीज़ें सबकॉन्शियसली हमको लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमको नहीं आती, जिसमें हम कमज़ोर होते हैं, उसकी वजह से हम पूरे के पूरे टॉपिक या पूरे के पूरे चैप्टर के ऊपर एक ये लालछन लगा देते हैं कि भाई ये तो मुझे आता ही नहीं। कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम बार बार किसी पर्टिकुलर चीज़ का केमिकल फॉर्मूला हम बार बार गलत लिखते हैं, तो पूरा केमिकल रिएक्शन लिखने के बजाय उस पर्टिकुलर जो कंपाउंड है उसके केमिकल फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दो। कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जैसे हम करते हैं ना कंपोनेंडो डिविडेंडो, मैं भूल गया उसमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड भी करना होता है, सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, पता नहीं मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, बट कुछ क्वेश्चंस में हम ऐसा करते हैं ना जहाँ पे हमें जबरदस्ती दोनों जगह पे +1 करना पड़ता है, जिसका कोई लॉजिक हमको समझ में नहीं आता। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुमको समझ में आएगा कि हम ये छोटी क्लासेस में क्यों करते थे, बट तुम्हें रटवा दिया जाता है। अब क्योंकि इतना टाइम अभी नहीं है बैठ करके उसकी डेप्थ में जाना, वो टाइम अभी चला गया, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसमें हमें लॉजिक नहीं पता होता, बट हमें पता होता है कि ये करना है, +1 से दोनों जगह ऐड करना है ना, दोनों जगह पे इस चीज़ को माइनस करना है, तभी आंसर आएगा। सर ने यही समझाया था। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे tan थीटा से दोनों जगह डिवाइड कर दो, ये वही वाला क्वेश्चन है। ऐसे स्पेसिफिक्स के ऊपर ध्यान दो। बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, नींद पूरी लेनी है प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, पूरी नींद लीजिए, क्योंकि इसका तुम्हारे एग्जाम वाले दिन, जो अगले दिन तुम्हारा एग्जाम होगा, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जब तुम्हारा ब्रेन फ्रेश नहीं होगा, जब तुम्हारी फटी पड़ी हुई होगी, जब तुम्हें एसिडिटी महसूस हो रही होगी, सर में दर्द हो रहा होगा और तुम्हें पेपर भी करना है, तो तुम्हारा पेपर अच्छा तो जाएगा। अगर तुम्हारी तैयारी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम उस एफिशिएंसी के साथ पेपर नहीं कर पाओगे। तुम्हारे सर में भी दर्द हो रहा है, फिर तुम्हारे दिमाग के ऊपर भी इतना ज़्यादा प्रेशर है, फिर तुम स्ट्रेस में भी हो, फिर टाइम भी बीतता जाएगा, फिर टीचर बोलेगा हाफ एन आवर लेफ्ट, 1 आवर लेफ्ट। जो तुम्हारा पूरा एक्सपीरियंस है ना एग्जामिनेशन हॉल का, वो बहुत गंदा जाएगा। फिर तुम बोलोगे ब्रो रिजल्ट तो आ गया ना, रिजल्ट से मतलब था। भाई एक होता है सक्सेस अचीव करना हंसते खेलते मज़े से, एक होता है अपने आप को घिस घिस के अपनी ऐसी तैसी करा के सक्सेस अचीव करना। कौन सा रास्ता चुनोगे? मज़े में सक्सेस अचीव करो ना। नींद पूरी लो अच्छे से, और एक दिन पहले कुछ भी नया मत पढ़ो। बच्चों के हाथ में कॉपियाँ होती हैं, नोट्स होते हैं, क्या उखाड़ लोगे भाई तुम? मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि उससे और ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है। क्योंकि ऐसा क्या है मेरी जान जो तू अपने एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले पढ़ लेगी तो तू बहुत ज़्यादा मतलब क्या फन्निखा बन जाएगी। सेंटर के बाहर नोटबुक्स लेकर के, नोट्स लेकर के भिखमंगों की तरह खड़े रहते हैं लाइन लगा के, और ये बोलने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे और करते हैं। मैं देखता हूँ सेंटर के बाहर खड़े नोट्स लेके, क्या हो जाएगा? पूरे साल भर जो पढ़ना था पढ़ लिया, 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले जो रिवाइज करना था कर लिया। अभी 1 घंटे पहले, 15 मिनट पहले, जो भी तुम्हारे पास में टाइम बचा हुआ होता है, तुम ऐसा क्या कर लोगे भाई? ऐसे ग्रुप्स में खड़े होना बंद कर दो जहाँ पे बातें हो रही हैं, तुझे ये आता है, तुझे वो आता है। किसी से क्वेश्चन पूछना बंद कर दो, किसी को जवाब देना बंद कर दो, बोल दो मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि साइकोलॉजिकली फिर दोबारा से तुमको ट्रॉमा होगा। मान लो तुमसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तेरे को ये आता है, और तुम्हें लगा यार ये तो फट गई, और ये बोर्ड एग्जाम से जस्ट आधे घंटे 1 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ। उसका इंपैक्ट पेपर में दिखता है, क्योंकि वो अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ गया, अरे यार मेरी तो तैयारी ढंग से नहीं है, शायद उसने मुझसे वो टॉपिक पूछ लिया और मैंने तो वो किया ही नहीं, सैम्पल पेपर में से वो वाले क्वेश्चन छूट गए मेरे, फक। इसका इंपैक्ट पेपर पे पड़ेगा। देखो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा। और मान लो तुम पेपर देने बैठे और तुमने कुछ क्वेश्चंस देखे, तुमको लगा यार ये तो मुझे आता ही नहीं, ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं इस तरीके का। जो अभी सेंटर के बाहर तुम्हारे साथ हुआ और अब क्वेश्चन पेपर सामने आते ही जो हुआ, उन दोनों का डर जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। एक डोमिनो गिरेगा तो वो सबको गिराएगा। अब जैसे ही तुम सेंटर से एग्जाम देके बाहर निकलोगे, डिस्कशन बंद कर दो प्लीज़। लेकिन नहीं, तुम तो ढीठ हो, तुम तो फिर भी डिस्कशन करोगे। क्यों डिस्कशन करने के लिए मना कर रहा हूं? और बहुत अच्छे टीचर्स तुमको ये सलाह देंगे कि एग्जाम के बाद में डिस्कशन मत करना, क्योंकि जब तुम डिस्कस करोगे अपने एग्जाम के बारे में और तुम्हें जब वो बताएगा कि इसमें तो ये वाला आंसर लगाना था, ये वाला ऑप्शन टिक करना था, या इसका तो ये वाला तरीका था, या इसमें तो ये डायग्राम बनाना था, तो बोलोगे यार ये तो मैंने उल्टा कर दिया। अब उस वक्त तुम्हारी फटेगी, फिर तुम बार बार अपने मार्क्स कैलकुलेट करते करते घर जाओगे, है ना, इतने बन रहे हैं, उतने बन रहे हैं। जब तुम अगले पेपर की तैयारी करोगे और करने बैठोगे, जब तुम अगले पेपर के लिए तैयारी करने बैठोगे, तो इस पेपर में जो तुमने हागा है वो तुम्हारे ऊपर ऐसे तांडव करेगा, ऐसे भूत की तरह, यमराज की तरह मंडराएगा कि गए तेरे नंबर, गए तेरे 10 नंबर गए। और तुम्हारे सामने अब जो अगले पेपर की प्रिपरेशन है वो इस पर इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? बाहर निकलो, क्वेश्चन पेपर का हवाई जहाज बनाओ और उसे उड़ा दो।
खत्म। इतने जाहिल माँ बाप है भाई, माफ करना अगर कोई ये पेरेंट्स देख रहा है, तुम इतने जाहिल माँ बाप हो, ट्यूशन टीचर को या घर पे आके बोलेंगे अभी से दोबारा कर। मैंने जितने भी वक्त के लिए पढ़ाया है 5-6 साल, मैंने कभी भी किसी भी बच्चे को ये नहीं कहा कि इस पेपर को दोबारा करके आओ, या किसी भी बच्चे को मैंने ये नहीं कहा कि तू ये सही करके आया गलत करके आया। बहुत सारे बच्चे आए हैं, सर बताना सर मैंने ये मैथ का सही करके आया हूँ, सर मैं इसका सही करके आई हूँ, सर ये ऐसे ही करना था ना। तो मैं उन्हें एक ही चीज़ बोलता था, बेटा मुझे नहीं पता। अगर वो मुझे गलत भी बता रही होती थी ना कोई लड़की या लड़का कि सर आप ये ऐसे ऐसे करना था ना सर, ये हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, अगर वो गलत भी बोलती थी तो भी मैं बोलता था हाँ तू सही है। क्यों? क्योंकि मुझे उसके मन को कमज़ोर नहीं करना। अगर वो ये एग्ज़ाम से एक दिन पहले बोलती कि सर इसको ऐसे करना है ना, तो मैं बोलता नहीं तू गलत है। लेकिन एग्ज़ाम के बाद मुझे उसका मनोबल नहीं खराब करना। हमारे पेरेंट्स यही करते हैं, और जो कुछ घटिया टीचर्स हैं वो यही करते हैं। क्योंकि एग्जाम का डिस्कशन करने से होगा क्या? बहुत सारे बच्चे अभी भी मुझसे बहस करेंगे कि भाई डिस्कशन तो बनती है ना भाई, पता तो होना चाहिए ना हम क्या सही करके आए क्या गलत करके आए। बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलता रहा हूँ बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुम्हारे अंदर इतना मनोबल तुम्हारा स्ट्रांग है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा ये जानने के बावजूद भी कि तुमने पेपर में हक दिया है, और उसका असर अगले पेपर की तैयारी पे नहीं पड़ेगा, करो डिस्कशन। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। एक तो होता है सिग्नल। सिग्नल का मतलब आपके पूरे के पूरे दिन भर में आप एक ऐसे जोन में हो जहां पे आप अपने एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, आपको बहुत मजा आ रहा है, आपको बहुत अच्छा खासा ऑर्गेज़म फील हो रहा है। ऑर्गेज़म मैं पढ़ाई के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, मतलब आपको चीज़ें याद आ रही हैं, आप अच्छे से रिट्रीव कर पा रहे हो, आपके सैम्पल पेपर्स भी अच्छे से हो रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। उसमें जो नॉइस आती है ना बीच में, आपको उसकी परसेंटेज को कम करना है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो आपका अच्छा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। मतलब 90% सिग्नल है तो 10% नॉइस है तो उसको और कम करो, 95% सिग्नल रखो और 5% नॉइस रखो। सिग्नल मतलब पॉजिटिव चीज़ें, सिग्नल मतलब तुम्हारा सारा जो माहौल बना हुआ है वो पॉजिटिव है, तुम्हारा सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो, अच्छे डिस्कशंस कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ। और नॉइस क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन की एडिक्शन, ज़रूरत से ज़्यादा दोस्तों से बातें करना, तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया, मैंने तो ये कर लिया, तूने क्यों नहीं किया, ये सारी की सारी चीज़ें नॉइस क्रिएट करती हैं। कुछ नॉइस पेरेंट्स की वजह से भी आती है जिसका आप कुछ कर नहीं सकते। वहाँ पे आपके पेरेंट्स दूसरों के बच्चों से आपको कंपेयर करेंगे, बेटा तेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ना। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके दिमाग में नॉइस क्रिएट करती हैं, तो आपका जो सिग्नल टू नॉइस का रेशियो होता है वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए मैं पिछले 1 साल से लगातार अपने सब्सक्राइबर्स को ये बोलता आ रहा हूँ, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, साधना करो। महाशिवरात्रि है आज, हर हर महादेव, आज से ही स्टार्ट करो, लेकिन करो। क्योंकि उससे क्या होता है, आपके आसपास जो भी परिस्थितियां होती हैं आपको उनसे मेंटल लेवल पे फर्क नहीं पड़ता। आपके माँ बाप आपको फिर कितना भी कंपेयर करें, आप अंदर से स्थिर रहोगे कि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इनको बोलने दो, ये गधे हैं। लेकिन अभी क्या होता है, तुम बौखला जाते हो, रोने लग जाते हो, अपने माँ बाप से बहस करते हो। तुम बहस करना बंद कर दोगे पूरी दुनिया से, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमको पता है तुम अंदर से क्या हो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छा रिजल्ट आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रिपरेशन कितनी भी कर रखी है, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है ना। आपको पता होता है कि भाई मैं इतने तो ले ही आऊँगा, तो बस उसी पर टिके रहो। ज़बरदस्ती अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखो कि तुम्हारी औकात 70% वाली है पर तुम रख रहे हो 95% वाली औकात। फिर उसके लिए तुम्हें उस लेवल पे आना भी पड़ेगा कि क्या तुम इस बात को महसूस कर सकते हो कि तुम 95% ला सकते हो। ला सकते हो तो फिर करो, उसको मैनिफेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम्हें लगता है अंदर से कि मेरी तो अभी 60-70 की तैयारी है और तुम्हारे ख्वाब है 90 के 100 के, तो वो भूल जाओ, कभी नहीं होने वाला। इसीलिए नहीं कि तुम्हारी तैयारी कम है, इसलिए क्योंकि तुम्हारी फटी पड़ी है, और वो फटती तभी है जब तैयारी नहीं होती है। सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक बच्चा हूँ, मुझे पता है भाई फिजिक्स के अंदर मैं मान लो 80 नंबर का पेपर है, मुझे पता है भाई मैं 60 से ऊपर तो ले ही आऊँगा किसी भी हाल में। और ये आपको एक्चुअली में अंदर से पता है, क्योंकि आपने सैम्पल पेपर्स बहुत सॉल्व कर लिए हैं, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस है। भाई जिसने कुछ नहीं कर रखा उसको तो वैसे भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तुमको अंदर से पता है। बस अगर तुम्हारे फिजिक्स में 80 में से 60 से ऊपर आ गए तो भाई तुम जीत गए ना अपनी दुनिया में। तुम्हारे माँ बाप के हिसाब से तुम जीते या नहीं जीते वो एक अलग बात है, क्योंकि दुनिया में तो हर इंसान अपने अपने स्टैंडर्ड रखेगा तुम्हारे लिए। कोई बोलेगा भाई तुम्हारा 2 लाख की तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो तुम फेलियर हो। तुम्हारा मकसद था भाई मेरी 50,000 की लग जाए, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा, तो तुम अपने लिए तो जीत ही गए ना। तो हर इंसान अपना एक गोल बनाता है खुद के लिए, और जब वो उसको अचीव कर लेता है तो वो सक्सेसफुल है। लेकिन नहीं, हमारा समाज, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, उनका काम क्या है, तुमको ज़बरदस्ती वो बनाना जो तुम नहीं हो।
हाँ, तुमने अपने आप को वो बनाया जो तुम बनना चाहते थे, तो तुम सक्सेसफुल हो। तो ऐसे ही वो परसेंटेज रखो और फिर अपनी आंख में आंख डाल के, शीशे में जाके अपनी आंखों में आंखें डाल के ये बात बोलना कि भाई इतने नंबर तो तुझे लाने ही हैं। मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं वो छोड़ दे, पर ये तेरी लड़ाई तुझसे है। अगर तुम वो भी नहीं ला पाए तो फिर तुम अपनी आंखों में, अपनी नज़रों में गिर जाओगे कि यार साला खुद से ही प्लान बनाया था। अब तो ये भी नहीं कि पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरे उतरने की बातें हो रही हैं, मैं अपनी ही उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा हूँ, मैं अपनी ही एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रही हूँ। कल को पता है माँ बाप क्या बोलेंगे, चल हमने तो बोला तेरे 100 में से इतने आने चाहिए, तेरे तो उतने भी नहीं आए जितने तू कह रही थी। तब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, तब तुम्हारी आंखें शर्म से झुक जाएंगी, फिर तुम्हें अंदर से बहुत गुस्सा आएगा। तो एटलीस्ट कम से कम ये जवाब तो देने लायक रहोगे कि जितने मैंने सोचे थे अपने लिए उतने मेरे आ गए, खत्म बात। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि चैनल के ऊपर बहुत जल्दी वीडियोस आएंगी, चाहे तुम कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटी से हो, आर्ट्स से हो। क्लास 12th के बाद तुम्हें किसी भी फील्ड में जाना है, कमेंट करके मुझे बताओ। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, पुरानी कुछ वीडियोज में मैंने उनको लिख करके कहीं रख लिया है। बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल वालों के लिए वीडियो बनाओ, कॉमर्स वालों के लिए वीडियो बनाओ, जो बच्चे फाइनेंस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि एआई कैसे पूरी की पूरी मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है भाई। वो सारी जॉब्स तो चली ही गई जिनके लिए बच्चे पिछले 5 साल 10 साल से तैयारी करते थे, और ये सिर्फ इस 1 साल के अंदर हो गया है। तो अब तुम्हें कैसे प्लान करना है, ये जो नई टेक्नोलॉजी के अंदर शिफ्ट आ रहा है इसके हिसाब से तुम्हें कैसे चलना है, क्या डिमांड्स हैं, किस फील्ड में तुम्हें नहीं जाना चाहिए, किन जॉब्स के लिए तुमको नहीं अप्लाई करना चाहिए, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं वो तो पुराने हैं ही, उनका तो क्या ही कहना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।